तो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको आप नोट कर लीजिए इसमें, कि जो ग्लैमरुलर फिल्ट्रेशन होता है, मैं इसको जीएफई लिखती हूँ। जो ग्लैमरुलस फिल्ट्रेट होता है या फिल्ट्रेशन होता है, इसमें बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे यूरिया, जैसे कि यूरिया है और हमारा अमीनो एसिड प्रोटीन ग्लूकोज है, यूरिया, अमीनो एसिड, ग्लूकोज है और भी प्रोटीन्स है। ये क्या होती हैं, ये भी चीज़ें क्या होती हैं, फिल्ट्रेट हो जाती हैं, और ये फिल्ट्रेट जो हो जाती हैं वो रिनील ट्यूब्यूल में चला जाता है। अगर बाई चांस ग्लैमरुलस फिल्ट्रेशन के द्वारा यूरिया, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन जो हैं एज ए बेस्ड प्रोडक्ट क्या होती हैं, निकाल दी जाती हैं, कहाँ से, इसमें ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के द्वारा या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के दौरान अगर इन चीज़ों को निकाल दिया जाता है तो वो कहाँ चले, तो है ग्लूकोज निकल गया तो क्या होगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी। अमीनो एसिड निकल गए, प्रोटीन निकल गई, क्या होगा हमारी बॉडी से, बॉडी वीकनेस हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी इन सब चीज़ों की। हाँ, यूरिया को निकलना है, दैट इज द रीजन कि यूरिया को तो निकलना है, बट इसमें अब मिक्सचर है, कुछ यूजफुल है और कुछ क्या है, कुछ वेस्ट है। अब इन सब का क्या होगा, ये बाई चांस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के द्वारा निकल गए। अब ये अगर निकल गए तो जो यूजफुल चीज़ें हैं वो कहाँ चली जाएंगी, रीनल ट्यूब्यूल में। रीनल ट्यूब्यूल मतलब कि पीसीटी में हो सकता है, लूप ऑफ हेनले में हो सकता है, डीसीटी में हो सकता है, लेकिन मोस्टली प्रोबेबली क्या होता है, पीसीटी के में ही ये क्या होता है, अगर बाई मिस्टेक ये सब चीज़ हो गई हैं तो ये पीसीटी में ही क्या ब्लड इनको कहाँ पे भेज देगा, दोबारा से रीनल ट्यूब्यूल में भेज देगा। क्यों, क्योंकि दीज आर यूजफुल, सम आर यूजफुल बट सम आर वेस्ट प्रोडक्ट। जो यूजफुल है उनको फिर से ब्लड में, बिकॉज आपने देखा ये ब्लड के कैपिलरीज इन सब ट्यूब्यूल के इन चारों तरफ चल रही है, तो क्या होगा, इस दौरान आदान प्रदान या एक चलता रहेगा, जो में डाल दिए जाएंगे। ओके, वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ चले गए, रीनल ट्यूब्यूल में चले जाएंगे, और जो यूजफुल है वो कहाँ जाएंगे, ब्लड में आ जाएंगे। ओके, तो ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फॉर्मेशन। अब हम इसके बाद आगे देखेंगे रीअब्जॉर्प्शन का। ओके, आगे चलते हैं। यस चिल्ड्रन, तो अभी हमने देखा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अब इसके बाद हम देखेंगे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ये भी क्या है, यूरिन फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के दौरान ही हो रहा है, इसमें 3 स्टेप मैंने आपको बताए थे। तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पीसीटी में यहाँ से फिल्ट्रेट होके कहाँ गया, पीसीटी में आया ना। सबसे पहले रीनल ट्यूब्यूल क्या है, पीसीटी है, वही तो विमेंस कैप्सूल के पास में है, तो ये पीसीटी में आ गया। अब पीसीटी में क्या होगा, इसमें लार्ज नंबर ऑफ यूजेबल सब्सटेंस भी होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया। तो some useful substances are there, किसमें, इन ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में। तो अब क्या करना है, अब किस तरीके से बॉडी में आइए, तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट सबसे पहले पीसीटी में आया, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आया ना। तो सबसे पहले जब इसमें आया तो लार्ज नंबर ऑफ यूजेबल सब्सटेंस होते हैं, जैसे अमीनो एसिड है और सोडियम आयंस हैं एंड ग्लूकोज है, जिनको हम बॉडी से निकाल नहीं सकते, इनकी हमें बॉडी में ज़रूरत होती है, जैसे मैंने अभी बताया आपको। इसलिए ये पीसीटी में क्या करते हैं, रन्स करेंगे, रन में से चलेंगे पीसीटी में, इस तरीके से यहाँ से आया और ये मूव करेंगे। ओके, मूव करेंगे और फिर इसके बाद क्या होगा, इस ट्यूब्यूल में पीसीटी में चलने के बाद सब्सटेंस को ये पीसीटी में रन करते हैं, ले जाए जाते हैं, फिर एलएच में आते हैं, फिर डीसीटी में आते हैं। एलएच में लूप ऑफ हेनले में आते हैं और फिर डीसीटी में आते हैं ऊपर। अब डीसीटी में जब ये जाएंगे, जिससे कि बॉडी के यूजेबल सब्सटेंस को रीअब्जॉर्ब करा जाता है, ट्यूबुलर
ट्यूबुलर प्रोसेस के द्वारा इसको हम सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। अब इनको क्या होगा, मैंने अभी जैसे पहले बताया ना अल्ट्राफिल्ट्रेशन में थोड़ा सा मैंने इसका बताया था कि सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या है कि सम यूजफुल सब्सटेंस आर देयर इन ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट एंड ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिव reabsorption, that is called the selective reabsorption। ओके, सेलेक्टेड होता है। अब हम ये देखते हैं कि पीसीटी में क्या एब्जॉर्ब होता है, लूप ऑफ हेनले में क्या एब्जॉर्ब करता है और डीसीटी क्या एब्जॉर्ब करता है, ये इसको हम देख लेते हैं। तो पीसीटी में जो होता है वो इधर ही लिख देती हूँ मैं। पीसीटी में जो एब्जॉर्ब होता है वो क्या होता है, 2/3 ऑफ वाटर H2 एंड ग्लूकोज एंड 2/3 ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोज होता है, वाटर होता है, सम सोडियम आयन, सम क्लोराइड आयन एंड आयंस ऑफ सोडियम, इसको मैं Na लिख देती हूँ, Na एंड क्लोराइड। ओके, ये सबके आयंस होते हैं। किस में रीएब्जॉर्ब कराए जाते हैं, पीसीटी में। अब लूप ऑफ हेनले क्या करता है, ये क्या रीएब्जॉर्ब करेगा, इसको हम देखते हैं। सम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम आयंस, सम H2O एंड सोडियम आयंस। ओके, अब बचा हमारा पास डीसीटी क्या करेगा, एब्जॉर्ब, ये भी तो कुछ एब्जॉर्ब करेगा, इतना लंबा रास्ता पार करना है उसको। तो डीसीटी क्या होगा, सम वाटर एंड रिमेनिंग क्लोराइड, ये करेगा सम वाटर एंड रिमेनिंग, जो क्लोराइड्स हमारी बॉडी को ज़रूरत है उसको, जैसे NaCl वगैरह हैं तो वो हमारी बॉडी को कुछ हद तक तो ज़रूरत पड़ती है ना, तो उन सबको ये रीअब्जॉर्ब कराते हैं। तो ये इट इज़ कॉल्ड द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव मीन्स इन चीज़ों को सेलेक्ट किया जाएगा, उनको दोबारा से रीनल ट्यूब्यूल के द्वारा रीअब्जॉर्ब करा लिया जाता है, जो कि क्या हो गया है, निकल गए हैं एज ए बेस्ड प्रोडक्ट। ओके, अब इसमें एक्टिविटी में क्या होगा, इस एब्जॉर्प्शन में कुछ चीज़ें एक्टिवली होती हैं और कुछ पैसिवली होती हैं, तो उनको हम इसको थोड़ा मैं रख करती हूँ। ओके, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ट्रांसपोर्ट होती हैं कुछ चीज़ें, और कुछ चीज़ें होती हैं पैसिवली। ओके, कुछ होती है एक्टिवली ट्रांसपोर्ट, कुछ पैसिवली। एक्टिवली ट्रांसपोर्ट जो होती हैं, जैसे इसी से मालूम पड़ रहा है कि इसमें हमें कुछ एक्शन लगाना पड़ेगा, वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होती हैं। जैसे मैंने बताया ना कि कुछ प्रेशर लगाना पड़ता है, यहाँ पे ब्लड कैसा आया, थिन आया, बट सम वेस्ट प्रोडक्ट्स आर देयर, तो हमें कुछ प्रेशर लगाना पड़ा। उस प्रेशर से क्या होगा कि जो ब्लड है वो हमारा यहाँ पे एब्जॉर्ब, थिन ब्लड आ रहा है, यहाँ पे एब्जॉर्ब होकर थिक हो रहा है। इस ब्लड को हमें आगे बढ़ाना है तो उसके लिए हमें प्रेशर लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो वॉल्यूम है वो थिक हो गई है। थिक मीन्स कि जो उसकी डेंसिटी है वो थिक हो गई है, तो उसको बढ़ाने के लिए हमें प्रेशर लगाना पड़ेगा। बट व्हेन सम action or some pressure should apply on that kind of things, that is called the एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसको प्रेशर लगाकर पीसीटी से वापस ब्लड में भेजा जाता है। एक्टिवली ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, बैक बाय पीसीटी, बैक बाय पीसीटी टू ब्लड। कहाँ भेज दिया जाएगा, ये ब्लड में भेज दिया जाएगा। कौन भेजेगा, पीसीटी भेजेगा। ये पीसीटी है ना, ये पीसीटी
वापस ब्लड में भेज देगा। किसको भेज देगा? किसको? जैसे कि सोडियम आयंस हैं, कैल्शियम आयंस हैं, सोडियम आयंस हैं, HCO3 माइनस मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट है, और ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं। जैसे एग्जाम्पल जैसे कि हैं एज ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज चला गया है पीसीटी में, तो कहाँ पीसीटी उसको वापस कर देगा ब्लड को। क्यों? जाओ 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 तुम जाओ, क्योंकि तुम्हें ज़रूरत है, बॉडी को ज़रूरत है ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज है, सोडियम आयंस हैं, कैल्शियम आयंस हैं। तो ये सब चीज़ें वापस कर दिया जाएगा, बट सम प्रेशर शुड बी देयर और शुड अप्लाई देयर टू ट्रांसपोर्ट, क्योंकि वहाँ से इस पीसीटी से, इस ट्यूब्यूल से जब चीज़ें ब्लड में जाएंगी तो सम प्रेशर क्या होगा? अप्लाई करना पड़ेगा। इसको हम एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और पैसिवली ट्रांसपोर्ट जो अपने आप हो जाते हैं, एब्जॉर्प्शन के द्वारा हो जाती हैं, जैसे H2O अपने आप हो गया। पैसिवली मीन्स वहाँ पे कोई हमें प्रेशर ही नहीं लगाना पड़ा, कोई चीज़ अप्लाई नहीं करनी पड़ी। क्लोराइड आयंस हैं, उसके बाद बहुत सी चीज़ें, यूरिया है, वाटर है, वाटर मैंने लिख दिया, यूरिया ये अपने आप ही क्या हो गया? रीएब्सॉर्ब हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? पीसीटी इसको वापस भेज रहा है, चलो जाओ, किस में जाओ? ब्लड में जाओ। ओके, अब हम ये ट्यूबुलर एक हमारा और रह जाता है। रीएब्जॉर्प्शन के बाद ये फ्लूइड क्या हो जाता है? कलेक्टिंग डक्ट में भेजा जाता है, और इस तरीके से क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से 24 आवर्स में 1.5 लीटर यूरिन बनती है, जो कि क्या होगा? रीएब्जॉर्ब 99% होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट दैट आर रीएब्जॉर्ब बाय रीनल ट्यूब्यूल। अब हम देखेंगे इसकी का फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में एक थर्ड प्रोसेस है, क्या है? ट्यूबुलर सीक्रेशन। ओके, इसको मैं रब करती हूँ। अब ये चीज़ क्या है? ट्यूबुलर सीक्रेशन। इसमें क्या होता है ट्यूबुलर सीक्रेशन में? ये ट्यूबुलर कैपिलरीज जिनमें ब्लड फ्लो हो रहा है, उस ब्लड से किस ब्लड से? इन कैपिलरीज में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, ये क्या है? दैट इज ब्लड कैपिलरीज। क्या है ये? ब्लड कैपिलरीज। मैंने अभी आपको बताया ब्लड कैपिलरीज है, जो कि चारों तरफ घूम रही है नेफ्रॉन के। क्यों? क्योंकि उन्हें ब्लड देना है जहाँ ज़रूरत है, ऑक्सीजन देनी है। किसको? नेफ्रॉन्स को। हर टिश्यू को हमारे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। कैसे जाएगी? सैकड़ों और मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन आर देयर। तो हर नेफ्रॉन को क्या होगी? आर्टरी डिवाइड हो जाएगी। किसमें? आर्ट्रियोल्स में, और सप्लाई करेगी ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जिससे ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँचे नेफ्रॉन तक, और नेफ्रॉन अपना वर्क स्मूथली कर सके। अब क्या होगा कि ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ये क्या है? चारों तरफ घूम रही है हमारे रीनल ट्यूब्यूल के। ओके, तो ट्यूबुलर कैपिलरीज जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, ये कैपिलरीज जिनमें ब्लड फ्लो हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है? ब्लड में से हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनिया जो है, जो सीक्रेशन के द्वारा ब्लड से पीसीटी या एलएच या डीसीटी में डाल दिया जाता है, जिससे ये यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर जा सके। इसी को ट्यूबुलर सीक्रेशन कहते हैं। ट्यूबुलर सीक्रेशन मीन्स कि जो भी ये सब चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए क्या है? हार्मफुल है। जैसे ये हाइड्रोजन आयन, एक बैलेंस तो चाहिए बॉडी में हाइड्रोजन आयन का, लेकिन जब एक्सेस हो जाए तो क्या करें? यूरिन के थ्रू ही तो बाहर जाएगा बॉडी से। तो हाइड्रोजन आयन है, पोटेशियम आयन है, अमोनिया है, ये सब क्या है? सीक्रेशन के द्वारा, किसके? ट्यूबुलर कैपिलरी के सीक्रेशन या ब्लड कैपिलरी के सीक्रेशन के द्वारा, या और अगर ब्लड में है तो कहाँ डाल दिया जाएगा? किस में डाल दिया जाएगा? ट्यूबुलर में डाल दिया जाएगा ब्लड से। क्यों? क्योंकि ये हार्मफुल है। ओके, तो इसमें क्या होगा? ट्यूबुलर कैपिलरी जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, उस ब्लड में से हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनिया है, जो सीक्रेशन के द्वारा ब्लड से, यहाँ ब्लड से हाइड्रोजन को, पोटेशियम को, अमोनिया को इस पीसीटी में या तो डाल दिया जाता है, या लूप ऑफ हेनले में डाल दिया जाता है, या डीसीटी में डाल दिया जाता है, और वो कहाँ जाके कलेक्ट हो जाता है? कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है। और इस तरीके से हमारे क्या होते हैं? हार्मफुल जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं
वो वहाँ जाके यूरिन के थ्रू निकाल दिए जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द ट्यूबुलर सीक्रेशन। ओके, इसको मैं लिखूँ या आप लोग समझ गए हैं ट्यूबुलर कैपिलरी? ओके, ये तो आप मेरे ख्याल से समझ ही गए होंगे कि जो हमारे उसमें ब्लड में क्या है, हाइड्रोजन आयंस हैं और सोडियम आयंस हैं और क्या है, अमोनिया है। इस सबको क्या होता है, सीक्रेशन के द्वारा these are secreted, that are secreted by blood capillaries to renal tubule। ओके, ये कहाँ पे चला जाएगा, सीक्रेटेड बाय ब्लड कैपिलरी, ये ब्लड कैपिलरी सीक्रेशन करेगी और रीनल ट्यूब्यूल में डाल देगी। ओके, दैट इज़ द इस तरीके से क्या होगा हमारा कि जो सीक्रेट सब्सटेंस हाइड्रोजन है, पोटेशियम, अमोनिया है, इनटू फिल्ट्रेट में, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का, क्योंकि इससे आयनिक और एसिड बैलेंस हमारी बॉडी में क्या होता है, मेंटेन रहता है। तो ये हमारा ज़रूरी है। तो ये प्रोसेस हमारा हो गया। अब इसके बाद हमारा एक चीज़ और, मैं थोड़ी सी 2-3 चीज़ें और बता दूं कि पीसीटी, एलएच और डीसीटी के साथ साथ में जो ब्लड पैसेज चलेंगी वो यूजेबल सब्सटेंस को, ये मैंने बता ही दिया, ब्लड में भेज देंगी, हमारी बॉडी को ज़रूरत है। ये प्रोसेस सेलेक्टिव, ये तो सब मैंने आखिर में बता ही दिया है। अब हम आगे चलते हैं कि हमारा प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन तो इसी तरीके से होगा। ये मेरे ख्याल से आपकी बुक में ज़्यादा नहीं दिया गया है, कुछ सब एबनॉर्मलिटीज़ कह लीजिए, क्योंकि कंपोजिशन ऑफ यूरिन, इसको मैं रब कर देती हूँ। अब आगे चलते हैं कंपोजिशन ऑफ यूरिन और देख लेते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि जो कंपोजिशन है यूरिन का वो क्या क्या होता है। तो चिल्ड्रन, अब हम देखते हैं नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ यूरिन क्या होता है। नॉर्मल ही जो होता है वो 95% वाटर होता है एंड 5% सॉलिड वेस्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट। जो इसमें मे बी वेस्ट जो प्रोडक्ट होते हैं दैट इज़ ऑर्गेनिक होते हैं, उसमें कुछ ऑर्गेनिक एंड दैट आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। मैं शॉर्ट में लिखती हूँ इसको। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस इसमें होते हैं। ऑर्गेनिक में होते हैं यूरिया मेनली, मास्टर बड़ा परेशान कर रहा है। यूरिया, क्रिएटिनाइन एंड इनऑर्गेनिक में अमोनिया, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनिया, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड एक्सेट्रा। ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, इतना कुछ ज़्यादा आपके में है नहीं। तो यूरिया, क्रिएटिनाइन, अमोनिया, सोडियम, पोटेशियम, ये इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। एबनॉर्मल कंपोजिशन ऑफ यूरिन क्या होता है? एबनॉर्मल कंपोजिशन, ओके, ये तो हमने देख लिया कि नॉर्मल में हमारे पास 95% वाटर होगा और 5% सॉलिड वेस्ट होंगे। सॉलिड वेस्ट दो तरीके के होंगे, एक ऑर्गेनिक होंगे और दूसरे इनऑर्गेनिक होंगे। यूरिया, क्रिएटिनाइन इनऑर्गेनिक, अमोनियम, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब चीज़ें निकलेंगी। एबनॉर्मल कंपोजिशन क्या होगी? एक होती है हीमेटूरिया, पहला है इसमें क्या होता है, हीमेटूरिया, ओके। इस कंडीशन में यूरिन के साथ साथ ब्लड पास होता है, ओके, ब्लड पास, ब्लड पास्ड विद यूरिन इस कंडीशन में, ओके। जब किसी के आपने देखा होगा कि यूरिन में ब्लड आता है, दैट ये जो डिसीज़ है
हीमेटूरिया कहलाते हैं। और ये क्या होता है, ड्यू टू इंजरी ऑफ किडनी, कभी कभी किडनी में कोई इंजरी हो जाती है या किडनी में कभी स्टोन होता है इस कारण, या कोई ट्यूमर आर डेवलप देयर, तो इस वजह से ये सब होता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं हीमेटूरिया। एंड सेकेंड वन जो हमारी होगी वो होगी ग्लूकोज और ग्लूकोसूरिया। ओके, तो ग्लूकोज या ग्लूकोसूरिया, इस कंडीशन में क्या होगा, ग्लूकोज जो होगा वो यूरिन से पास होगा ड्यू टू पुअर मेटाबॉलिज्म और लेक ऑफ हार्मोन्स, ड्यू टू लेक ऑफ हार्मोन। हार्मोन कौन सा, इंसुलिन। ओके, इंसुलिन, हार्मोन इंसुलिन की वजह से क्या होता है, ये ग्लूकोज या इसको डायबिटीज़ भी कहते हैं, ये हमारे यूरिन में पास होना शुरू हो जाता है और हमारी बॉडी में काफ़ी वीकनेस आ जाती है। एक्सेस ऑफ ग्लूकोज पासिस विद द यूरिन कॉल्ड डायबिटीज़। इसे मेटाबॉलिज्म और लेक ऑफ इंसुलिन कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स की कमी इंसुलिन जो होती है इस वजह से होता है। इसको डायबिटीज़ भी कहते हैं, पेशेंट को डायबिटिक बोलते हैं। और इसी तरीके से होता है एल्ब्यूमिन। इसमें क्या होता है एल्ब्यूमिन में कि ड्यू टू हाई बीपी और हाई परमिएबिलिटी ऑफ वुमेन्स कैप्सूल, ड्यू टू हाई बीपी या हाई परमिएबिलिटी ऑफ वुमेन्स कैप्सूल। वुमेन्स कैप्सूल क्या होता है, ज़्यादा परमिएबिलिटी उसकी हो जाए और या बीपी जो है हमारा, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एक साथ, तो एल्ब्यूमिन लीक आउट ऑफ ब्लड कैपिलरीज एंड जॉइंस द यूरिन। एल्ब्यूमिन जो होता है वो हमारी ब्लड कैपिलरी से बाहर आ जाता है और हमारे किसमें, यूरिन में मिल जाता है। इसी तरीके से और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे किडनी में स्टोन, आपने सुना हो कभी कभी किडनी में स्टोन पड़ जाते हैं, एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड हो जाता है और कैल्शियम ऑक्सलेट कैट, इसमें क्या होता है, यूरिक एसिड एक्सेस मात्रा में हो जाता है और कैल्शियम ऑक्सलेट जो होता है जो हमारी बॉडी में बन रहा है उसे बाहर निकालना चाहिए, मतलब इट इज़ ए हार्मफुल सब्सटेंस, तो उसे बाहर जाना चाहिए। एक लिमिट तक तो ठीक है, लेकिन जब एक्सेस हो रहा है, बन रहा है, तो बॉडी से बाहर जाना चाहिए। बट सम एबनॉर्मलिटीज आर देयर, तो उस वजह से ये बाहर नहीं जा पाता। तो कैल्शियम ऑक्सलेट गेट क्रिस्टलाइज्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ किडनी और यूरेटर, किडनी पे या यूरेटर पे क्या होता है, वो जम जाता है, दैट इज कॉल्ड द किडनी स्टोन। और इसी तरीके से गाउट एक प्रॉब्लम होती है। गाउट में क्या होता है कि यूरिक एसिड इज लेस सॉल्युबल इन वाटर। मालूम है आपको, यूरिक एसिड पानी में या वाटर में बहुत कम सॉल्युबल है, बट एंड जब ये सॉल्युबल ही नहीं हो पा रहा है तो यूरिक एसिड बन रहा है, उसको बाहर निकलना चाहिए लेकिन बॉडी से नहीं निकल रहा है, तो क्या होगा, इट गेट डिपॉजिटेड ऑन द जॉइंट्स कॉजिंग एक्सेस पेन, दैट इज कॉल्ड द गाउट प्रॉब्लम और आर्थराइटिस। एंड आर्टिफिशियल किडनी एंड डायलिसिस, इसमें भी ऐसे ही होता है। आर्टिफिशियल किडनी में तो किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है, एक हेल्दी पर्सन से किडनी को लिया जाता है, सेम ब्लड ग्रुप होना चाहिए, इट मस्ट और इट शुड बी नेसेसरी कि सेम ब्लड ग्रुप होना चाहिए दोनों पेशेंट का, जो डोनर है उसका भी और जो रेसिपिएंट है उसका भी। उसके बाद में ब्लड ग्रुप के बाद भी टिश्यू कल्चर होते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि उसमें किडनी को एक हेल्दी पर्सन उसको डोनेट कर सकता है। आपको सभी को मालूम है किडनी हमारे पास 2 होती हैं, बट अगर एक किडनी ख़राब हो जाती है तो ऑटोमेटिकली दूसरी किडनी हमारा वर्क करना शुरू कर देती है। बट जब दोनों ही किडनी ख़राब हो जाती हैं तब वो कंडीशन आती है कि वी शुड नीड हेल्दी पर्सन किडनी, हमें किसी हेल्दी पर्सन से किडनी चाहिए जिससे कि हमारा जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं बॉडी के, वो हमारे ब्लड में घुल ना जाए, वो इट शुड बी रिलीज्ड आउट बाय द हमारे रीनल ट्यूब्यूल के द्वारा
कलेक्टिंग डक्ट में जाके वैसे वेस्ट प्रोडक्ट बेटा यूरिन निकाल दिए जाने चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम शुड क्रिएट देयर। ओके, तो ये तो हो गया हमारा किडनी का, आर्टिफिशियल किडनी का। इसी तरीके से लाइक द डायलिसिस होता है। डायलिसिस में क्या होता है, व्हेन द किडनी आर डैमेज, और किडनी जो हमारी है वो डैमेज हो गई है एंड नॉट वर्किंग कंडीशन, उसमें एक हमारी मशीन होती है, तो हमारी एक वेन में क्या होता है, एक वेन से हमारे जो बॉडी में यूरिया या यूरिक एसिड बन रहा है, क्रिएटिनाइन मिल रहा है, घुल रहा है ब्लड में, एक लिमिट तक तो सही है, लेकिन उससे ज़्यादा जब लिमिट हो जाती है तो इट इज़ डेंजरस टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी क्या, हमारी लाइफ के लिए ही डेंजरस है, तो उसे निकालना बहुत ज़रूरी है। तो उस समय ये डायलिसिस की जाती है। तो इम्प्योर ब्लड जिसमें कि यूरिया और यूरिक एसिड है, यूरिया है, क्रिएटिनाइन है, ये सब घुली मिली है, एक मशीन के थ्रू हमारा इम्प्योर ब्लड को पास कराया जाता है, और दूसरे हमारे वेन से या आर्टरी से हमारी ब्लड, एक तरफ से ब्लड को लिया जाता है, दूसरी वेन से हमारी बॉडी में वो ब्लड, प्योर ब्लड जो कि उसके मशीन के थ्रू आ रहा है, उस ब्लड को एंटर कराया जाता है। दैट इज़ द डायलिसिस। तो बच्चों ये था हमारा अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो बच्चों कैसा लगा मेरा वीडियो, और अगर मेरे इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हम मेरे जो मैंने एड्रेस दिया है अपना जीमेल का, उस पर आप ज़रूर कमेंट्स करिए। तो बच्चों मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपने फ्रेंड्स को बताइए मेरे वीडियो के बारे में। मैं अब नेक्स्ट वीडियो और लेकर आऊँगी। जो मेरा वीडियो होगा वो एक हफ्ते में, शायद एक हफ्ते के अंदर अंदर आ जाता है, हो सकता है कम पॉसिबल होता है तो मैं 2 वीडियो भी एक हफ्ते में डाल। अगर आपको कमेंट्स करने हैं, जो भी कुछ पूछना है, तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के डालिए। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे जो वीडियो है, मेरा चैनल है रेमेडियल टीचिंग, उसको सब्सक्राइब करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने जो भी जितने जानने वाले हैं उनको बताइए मेरे वीडियो के बारे में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपकी कमेंट्स मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करते हैं। प्लीज़ जो भी आपको अगर समझ नहीं आ रहा, या मेरे पढ़ाने में जो भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं, या आपको समझने में कोई दिक्कत आ रही है, तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत बहुत वैल्यूएबल हैं। फिर अगेंस्ट मैं रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल रेमेडियल टीचिंग को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट